हेलो एस्पिरेंट्स, ये कुछ फीचर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा। आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट? यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काउ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काउ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काउ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे। क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है, और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं, और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का GS2 का क्वेश्चन देखते हैं। There is growing perception that post-COVID-19 crisis, the world would see the beginning of new world order. Discuss. यह आपका इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर पूछा जा सकता है, और इसके चांसेस हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री का भी ये पार्ट हो सकता है, पर थोड़ा सा मिक्स करके, लाइक कंपेयर करिए पहले के वर्ल्ड ऑर्डर में और अब के वर्ल्ड ऑर्डर में। खैर, अभी हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल एरेना के अंदर कोविड-19 क्राइसिस के बाद जिस तरह की दुनिया हमें देखने को मिलेगी वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बिगनिंग होगी। इसे हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझेंगे। ब्रॉड थीम यहाँ पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में है। यह क्वेश्चन काफ़ी एनालिटिकल होने वाला है। सबसे पहले आपको वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए कि अभी तक किस तरह से इंटरनेशनल एरेना में चीज़ें काम कर रही थी, हर डायमेंशन में, मल्टी डायमेंशन।
रीजनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड के एरिया में, जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप निकाल सकते हैं वो। अब बात आती है कि ऐसे क्वेश्चन के कंटेंट को कैसे गैदर किया जाए। देखिए, अभी तक आप सारे न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस देखते होंगे, एडिटोरियल्स पढ़ते होंगे, उनमें से आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। वरना यह एक तरह का रियलिटी चेक होगा कि आप सिर्फ न्यूज़ को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं या फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस इशू के रिगार्डिंग एडिटोरियल्स के अंदर आपको काफ़ी ओपिनियन मिल जाएंगी। बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को स्ट्रक्चर किस तरह से करें। यहाँ पर कीवर्ड मतलब डायरेक्टिव वर्ड डिस्कस है, जिसका मतलब हो जाएगा कि अपनी बात को जितने भी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें प्रेजेंट करना। डिस्कस रिलेटिवली इजी कीवर्ड है क्योंकि बाकी कीवर्ड्स के मुकाबले यह आपको थोड़ी फ्रीडम देता है। अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। यह क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड है तो इंट्रोडक्शन भी बहुत वेरी करेगा कैंडिडेट टू कैंडिडेट। तो इस बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, आप बस लिखने की कोशिश करिए। लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा कंसर्न है अपने आंसर के इवैल्यूएशन के लिए तो आप अपने आंसर को contact.crispcontent@gmail.com पर भेज सकते हैं। इससे यह हेल्प होगी कि आपको इवैल्यूएटेड कॉपी मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान पाएंगे। आंसर पर वापस आते हैं, बॉडी की बात करते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जिस भी तरह के चेंजेस हम देख सकते हैं आज की दुनिया में इंटरनेशनल एरेना के अंदर, वह हम लिस्ट आउट करेंगे। जनरली वो कौन कौन सी फील्ड कवर करेंगे? यस, यू आर राइट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, रीजनल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड एरेना, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। फिर फाइनली आप वे फॉरवर्ड दे सकते हैं या फिर कंक्लूजन दे सकते हैं कि आगे के इस वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया कैसे बेनिफिट ले सकता है या इंडिया किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है या इंडिया का क्या रोल होना चाहिए। आप किसी भी तरह से कंक्लूड कर सकते हैं और इस तरह से आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन के आंसर हिंट्स को हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे। आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिखा होगा। तो आंसर की कुछ हिंट्स देख लेते हैं जो आंसर के अंदर लिखी जा सकती हैं। ये हिंट्स एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम टू सेम लिखना हो। तो इन हिंट्स को आप डायरेक्शन की तरह यूज़ करें, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि कौन सी चीज़ें रेलेवेंट है लिखना और कौन सी चीज़ें रेलेवेंट नहीं हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड था। आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें अभी हो रही हैं इंटरनेशनल एरेना के अंदर। कभी चाइना की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, कभी WHO जैसे इंस्टीट्यूशन को US छोड़ रहा है। इस तरह की तमाम चीज़ें, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, वो भी इतनी जल्दी जल्दी एक समय में हो रही हैं। इस तरह का माहौल तो तभी होता है जब वर्ल्ड वॉर हो रहा हो या फिर ऐसा कोई रिलेटेड इंसिडेंट जिसकी वजह से पूरी ग्लोबल वर्ल्ड पे असर पड़े। और इस तरह का असर नई चीज़ों को अंजाम देता है, जो कि साफ दिखता है कि पहले जो भी पॉलिटिकल और सोशल रियलिटीज़ हमें देखने को मिलती थी, आज की दुनिया में वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर WHO से US से छोड़ के जाता है तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए कोई दूसरा कंट्री आएगा, और जहाँ पर USA की पहले डोमिनेंस हुआ करती थी वहीं उस पर्टिकुलर कंट्री की होगी। इसी तरह की तमाम चीज़ें अभी एक साथ हो रही हैं, और जब तक हम कोविड-19 क्राइसिस के ख़त्म होने के बाद वाले टाइम पीरियड में एंटर करेंगे, तब तक हमें बिल्कुल नई पॉलिटिकल और सोशल रियलिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऐसी कौन कौन से एस्पेक्ट्स थे जिनके अंदर दिक्कतें देखी गई, जहाँ पर फ्लॉज देखे गए। सबसे पहला आप बोल सकते हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फेलियर की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि वो करंट सिचुएशन को सही से हैंडल नहीं कर पाए और अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे UN सिक्योरिटी काउंसिल, इस काउंसिल में आवाज़ उठाई कि कोरोना वायरस का सोर्स का पता लगाया जाए, लेकिन अभी काउंसिल का हेड है चाइना। और अब आप अपने आप समझ गए होंगे कि चाइना अपने आप को क्यों फंसाएगा। तो इसलिए वो ओपिनियन रखता है कि UNSC एक आइडियल प्लेटफॉर्म नहीं है पेंडेमिक को डील करने का, तो यहाँ पर इस तरीके के मुद्दे ना उठाए जाएं। इस तरह आपने जाना कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स कैसे फेल हो रहे हैं।
आप ऑफ कोर्स इसे शॉर्ट में और वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये सिर्फ आंसर हिंट्स हैं कि आप कंटेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं रीजनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या दिक्कतें हैं। रीजनल मतलब जो हमारे रीजन वाली होती हैं, जैसे कि बिम्स्टेक, सार्क, इनके अंदर जो मेजर दिक्कत दिखती है वो ये है कि कंसेंसस नहीं बन पाता। जब कभी मिलकर कोई एक पर्टिकुलर एक्शन लेना होता है, उसके लिए सारी कंट्री, जो रीजनल सारी कंट्री हैं ग्रुपिंग की, वो एक साथ अपना मत नहीं दे पाती। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का एफर्ट था कि सार्क का इमरजेंसी रिस्पांस फंड को इस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह का कोल्ड रिस्पांस आया था। और सिर्फ इंडिया की ही रीजनल ग्रुपिंग्स नहीं, यूरोपियन यूनियन भी अपने मेंबर्स के साथ किसी भी तरह का सब्सटेंशियल आउटकम अचीव करने में फेल रहा है। और फिर ट्रेड के मामले में जो ग्लोबलाइजेशन जिसकी वजह से दुनिया इतनी आगे बढ़ी, वही पेंडेमिक के दौर में सबसे ज़्यादा फेल हुआ। यह बात समझने में लॉजिकल है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्लोज करने में वहाँ से हो रहे ट्रेड एकदम से बंद हो गए, जिसकी वजह से हमें अब रिसेशन फेस करना पड़ेगा। तो इस तरह के ग्लोबलाइजेशन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है जब ये पेंडेमिक के शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। ये तो कुछ बातें रहीं बैकग्राउंड की, जिन्हें समझना ज़रूरी था, और ब्रीफली लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टिव वर्ड है डिस्कस, तो यहाँ पे फॉर्मेट का ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन की जो डिमांड है, अब उसके बारे में देखते हैं कि अब हमें कैसा न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिलेगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं उस न्यू ग्लोबल वर्ल्ड के। तो सबसे पहला पॉइंट, हाइपर नेशनलिज्म। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब जो दुनिया होने वाली है वो और ज़्यादा छोटी, और ज़्यादा गरीब और अपने बारे में सोचने वाली होने वाली है। जो देश अपनी चीज़ों के लिए दूसरे देश पर डिपेंड रहे हैं, उन्हें इस पेंडेमिक ने ज़्यादा परेशान किया है, और इस वजह से वह कोशिश करेंगे कि खुद के खुद अपने देश को ही सेल्फ रिलायंट बना जाए। और यहाँ पर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इंडिया ही है। तो बेसिकली यहाँ पर प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज निकल कर आएंगी। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा आपका, रिटर्न ऑफ लाइसेंस राज। इट वॉज नोटिस्ड कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस थे वो इस पेंडेमिक को इफ़ेक्टिवली डील करने में फेल रहे, और जब भी ऐसा होता है तब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। लेकिन जब वो एंटर करती है तो लाइसेंस राज को लेकर आती है, क्योंकि फिर मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन गवर्नमेंट लेती है और अपने बिहाफ पर लेती है। इसकी वजह से गवर्नमेंट को एक्यूज़ भी किया जाता है कि वो सर्वेलेंस स्टेट बन जाती है, और इंटरेस्टिंगली इसको पॉपुलर सपोर्ट मिल जाता है। एटलीस्ट जो कॉमन पब्लिक होती है इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक पॉपुलर परसेप्शन यही है कि गवर्नमेंट जो भी करेगी वो सबसे पहले वेलफेयर ऑफ द पीपल की सोच लेकर ही करेगी। अगला पॉइंट, कि नए तरह की डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी उभरती आ रही है, वह माइग्रेंट्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन फैला सकते हैं, और पूरा अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखना है तो रिफ्यूजीज़ के खिलाफ। पहले जैसा एक्सेप्टेंस वाला एटीट्यूड शायद ही होगा। चेंजिंग फेस ऑफ ट्रेड, इस तरह के चेंज में होगा क्या कि जो लेस डेवलप कंट्री से प्रोडक्ट एडवांस स्टेट में जा रहे हैं, उन पर स्ट्रिक्ट फाइटोसैनिटरी मेजर्स को लगाया जा सकता है। अब ये फाइटोसैनिटरी मेजर्स क्या होते हैं? वो पर्टिकुलर मेजर्स जो ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स को किसी भी डिसीज़, पेस्ट या कंटामिनेंट से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लिए जाते हैं, उन्हें फाइटोसैनिटरी मेजर्स कहते हैं। जिस तरह की सिचुएशन अभी देखी जाती है उस तरह से तो ये सही होगा, लेकिन यह एक बर्डन की ज़रा काम करेगा उन कंट्रीज़ के लिए जो लीस्ट डेवलप्ड हैं और वो पहले से ही बर्डनसम हैं। आगे यह पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, विच इज़ क्वाइट इंटिमिडेटिंग, चाइना डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर। चाइना जिस तरह से हर चीज़ के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के मामले में तो वह पहले से ही आगे है, और अब BRI जैसे इंस्टीट्यूशन को लेकर भी वह डोमिनेट हो रहा है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के अंदर भी जिस तरह से उसकी कोशिशें चालू हैं, तो हमें ऐसा वर्ल्ड देखने को मिल सकता है जो चाइना डोमिनेटेड हो, क्योंकि फिर अभी US की भी हालत ऐसी नहीं कि वह लॉन्ग टर्म तक अपनी पोजीशन को, जो टॉप पोजीशन है, उसे सस्टेन रख पाए, और बाकी कंट्रीज़ की हालत तो वैसे ही ख़राब हो चुकी है।
इसके बाद कंक्लूजन आप कैसे भी दे सकते हैं, इंडिया से रिलेट करके दे सकते हैं। इंडिया को ज़रूरत है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए पहले से तैयार होने का। इंडिया हैज़ ऑल द पोटेंशियल टू प्ले एक्टिव रोल इन दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इनके अलावा अगर आपके पास कोई और पॉइंट्स आते हैं डेफिनेटली लिखिएगा एंड लेट अस नो एज वेल। फ़िलहाल इस आंसर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।